हेलो एंड वेलकम बैक। हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सीरीज में आपका वापस से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे लिए माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स। इन पांचों के बारे में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लिया था। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा जो बैक्टीरिया है ये क्या होता है, और हम डिटेल में समझेंगे बैक्टीरिया के बारे में। मैक्सिमम डिटेल्स जितनी ज़्यादा हो सकती है जो हमारे काम की है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान रखें, ये जो फोटोग्राफ है ये किसकी है? ये बैक्टीरिया की है। इसके शेप को ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है? ये शेप इसलिए ध्यान से दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे वीडियो में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और हम इसके पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे साथ है मिस्टर जीवाणु, जो हमारे अपने घर के बारे में हमको सब कुछ बताएंगे। तो चलिए जीवाणु सर, वेलकम बैक। हम आगे प्रोसीड करते हैं और आप हमारी हेल्प कीजिएगा हमारे इस क्लास को समझने के लिए। आज हम आपके एक फैमिली मेम्बर बैक्टीरिया पे डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप हमें इसके बारे में अच्छे से समझा दें, ठीक है? ओके, लेट्स प्रोसीड। चलो, पहली बात, बैक्टीरिया। मैंने कहा इसके शेप को ज़रा ध्यान से देखना। ये इसकी टेल्स है, टेल्स मतलब पूंछ। ये इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है और इसके देखो छोटी छोटी सी मूछें निकली हुई है। इसके ना बहुत सारे बाल होते हैं, ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है वो आप यहाँ पे समझोगे, लेकिन पहले हम बैक्टीरिया के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, जो मुझे यकीन है कि आपने पहले कभी शायद नहीं सुने होंगे। तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? पहली बात, बैक्टीरिया उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा अर्थ है, यानी कि प्लैनेट अर्थ के बराबर का बैक्टीरिया है। जब पहली लाइफ फॉर्म अर्थ पे जनरेट हुई होगी तब से बैक्टीरिया अर्थ पर मौजूद है, जिसका मतलब है लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो तब से लेकर बैक्टीरिया हमारे अर्थ प्लैनेट पर मौजूद है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्लैनेट के लिए। सेकेंड थिंग, एंशियंट या फिर एंसेस्टर, ये वर्ड हम यूज करेंगे सबसे पुराने बैक्टीरियाज के लिए। जो अर्थ में सबसे पहले जो डेवलप हुए थे लाइफ फॉर्म में, वो एंशियंट थे और एंसेस्टर्स थे, दोनों ही वर्ड उनके लिए हम यूज करेंगे। और उनसे डेवलप हुए हैं दो अलग अलग वैरायटी, जिसमें से एक है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया। दूसरी वैरायटी कौन सी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, तब तक आप इस क्लास पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं। आप अगर चाहो कि बैक्टीरिया की स्पीड कम हो जाए, नहीं कर सकते। कितनी ज़्यादा स्पीड होती है? वो अपने साइज का 100 गुना लंबाई 1 सेकंड में पूरी करते हैं। मतलब अगर आप 1 मीटर के हो तो आप 1 सेकंड में 100 मीटर तक जा सकते हो। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है इस बैक्टीरिया की। हाईली अडेप्टिव होते हैं, हर तरह के इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो जाते हैं और हर जगह सेटल भी हो जाते हैं। मान के चलो ये यूपी वाले हैं, कहीं भी चले जाएंगे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये बात भी बहुत ध्यान रखने वाली है, क्योंकि जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की तो हमें ये लगता है कि बैक्टीरिया सिर्फ हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो अच्छे होते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते। जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। और जो नुकसान नहीं पहुंचाते उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, ठीक है? तो ज़्यादातर कौन से है? पैथोजन नहीं है, नॉन पैथोजन है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर के लिए। बिना बैक्टीरिया के हमारे अर्थ की जो लाइफ फॉर्म जो हम अभी देखते हैं वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो जन्म लेते हैं और मरते हैं, डेथ डेथ हो जाती है उनकी। और डेथ होने के बाद उनका क्या होता है? ये जो छोटी छोटी पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं, ये जब ज़मीन पे आके मिल जाती हैं तो इनका क्या होता है? कैसे अपने आप गायब हो जाती है? बायोडिग्रेड कैसी होती हैं? आपने हमेशा सुना होगा बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, जो कि प्लास्टिक नहीं होता बायोडिग्रेडेबल, इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता। तो होता क्या है, जब वो अर्थ के साथ मिलता है तो अर्थ की मिट्टी में, सॉइल में ढेर सारे हमारे क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं, और उनको ये खाना मिल जाता है। ये फटाफट उसे खाना शुरू कर देते और सारा का सारा चट कर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो रेसिड्यूज बचता है वो रेसिड्यू क्या बन जाता है? हमारे पेड़ों के लिए खाद का काम करता है, ठीक है? इसलिए बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड थिंग,
बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया एक ही सेल का बना होता है, इसमें कई सारे सेल्स मिलकर एक बैक्टीरिया को नहीं बनाते। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की स्पेशलिटीज़ के बारे में। बैक्टीरियाज एरोबिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोबिक भी हो सकते हैं, जिसको एनारोबिक बोला जाता है। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। कुछ को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, उसको बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए, अगर एनारोबिक बैक्टीरिया को आपको ख़त्म करना है, बहुत आसान है, बस आप ऑक्सीजन दे दो उसे। एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन से भरे एनवायरनमेंट में डाल दो, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और एरोबिक बैक्टीरिया को, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बॉडी में एरोबिक बैक्टीरिया हो जाए तो ऑक्सीजन को ख़त्म कर दो, बैक्टीरिया अपने आप मर जाएगा। भाई साहब, ऑक्सीजन ख़त्म कर दोगे तो ये जो हमारा आदमी है जिसको बैक्टीरिया पकड़ा, इसका क्या होगा? ये भी तो ख़त्म हो जाएगा। तो एरोबिक बैक्टीरिया पे हम ये नहीं कर सकते, बट एनारोबिक बैक्टीरिया को हाई ऑक्सीजन थेरेपी देकर ख़त्म किया जा सकता है। बट ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, हमें आगे चीज़ों में डील करना है। ग्रेट वैरायटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा वैरायटी अगर अर्थ पे किसी एक प्राणी की है तो ये है बैक्टीरिया की। किस तरह की वैरायटी होती है सर? हमने देखा ये एरोबिक भी होते हैं और एनारोबिक भी होते हैं। उसके बाद ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा वेरिएट करते हैं, ये देखो, -15 डिग्री एंटार्क्टिका से लेकर आपके जो बाथरूम में गीज़र लगा होता है उसके 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये सरवाइव करते हैं। एंड दिस टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट की बात नहीं हो रही, डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। तो अंटार्कटिका के -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जिंदा रह सकते हैं। दूसरी चीज़, ज़मीन के अंदर लगभग 3 किलोमीटर तक की खुदाई में बैक्टीरिया पाया गया है। 3 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो सर? इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कि जब सबमर्सिबल की बोरिंग डाली जाती है, पानी की बोरिंग, तो लगभग 200 फिट की बोरिंग होती है, मीटर भी नहीं सर, फिट। फिट मीटर से कम होता है, और ये 3000 मीटर की बात कर रहा है। इतनी ज़्यादा गहराई तक बैक्टीरिया पाए गए हैं। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आउटर एटमॉस्फेयर में भी बैक्टीरिया पाए गए हैं। सोचो, जो अर्थ का आउटर एटमॉस्फेयर है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाए गए हैं। कौन से बैक्टीरिया पाए जाएंगे सर? एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि वहाँ तो ऑक्सीजन होती ही नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया कौन से होंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसकी डिस्कवरी सोचो किसने की होगी? ये जो स्पेस में जाते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, वो सैंपल लेकर आए होंगे, उन्होंने की होगी। देन हम बात करते हैं इसके साइज़ की। इस साइज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना पहले इस चीज़ को। बैक्टीरिया का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक का लगभग साइज़ होता है बैक्टीरिया का। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे पहले हम ये समझ लेते हैं माइक्रोमीटर क्या होता है। एक यूनिट होती है लेंथ को नापने की, जिसे बोलते हैं मीटर। एक होती है सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, एक मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं। सर कितने होते हैं? 10 लाख माइक्रोमीटर्स होते हैं। इसका मतलब ये किसी भी हाल में हमें आंखों से तो नहीं दिख सकते। 1 सेंटीमीटर सोचो कितना छोटा होता है, और 10 लाख माइक्रोमीटर मिला के 1 मीटर बनता है, तो सोचो कितने छोटे छोटे होंगे। ठीक है, देन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है सर? इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस आता है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन ओटी में। अभी जब हम ओटी को डिस्कस करेंगे तो ओटी में हम ये डिस्कस करेंगे, एक होता है AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट, और एक होता है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर क्या करता है सर? बैक्टीरिया को फिल्टर कर देता है। मतलब ये जो हमारे जीवाणु साहब हैं, ये अगर कहीं घुसना चाह रहे हैं, इनके पास रास्ता खाली है, ये चले जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर हमने एक फ़िल्टर लगा दिया जिसके पोर्स इतने छोटे हैं कि ये उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये कभी जा पाएंगे? नहीं, ये बाहर ही रह जाएंगे, ये अंदर जाएंगे ही नहीं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है कि ओटी के अंदर, जैसे ये ओटी की आपकी बिल्डिंग है, यहाँ पर आपकी ओटी टेबल पड़ी हुई है, तो इसके अंदर जो एयर इनटेक है सर, उस एयर इनटेक में अगर हम एक ऐसा फिल्टर लगा दें जो बैक्टीरिया को अंदर ही ना जाने दे, तो क्या कभी ओटी इन्फेक्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है हेपा फिल्टर का ओटी के अंदर।
ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ओटी का सेक्शन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करें तो ही बेहतर है। फिलहाल आप इसके साइज को समझिए और साइज के इंपॉर्टेंस को समझिए कि हम यहाँ पे इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देन इनके शेप के बारे में आ जाते हैं। शेप कैसा होता है? ये रॉड शेप हो सकते हैं सर। वो जो सबसे पहला फोटो हमने देखा था ना, ये वाला, ये कैसा शेप है? ये रॉड शेप है। ये देख रहे हो आप, रॉड जैसा शेप है, ठीक है। तो ये रॉड शेप का स्ट्रक्चर है। देन ये कैसा हो सकता है? स्फीयर हो सकते हैं। स्फीयर मतलब गोल। स्पाइरल हो सकते हैं, मतलब ऐसे 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 भी हो सकते हैं। इस तरह का शेप हो सकता है। तो ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के शेप होते हैं, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होती हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले सेल समझना पड़ेगा क्या है, जिसके लिए एक अलग से क्लास क्या अलग से पूरा का पूरा सीरीज बताना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों ही किसी भी सेल के ऊपर की कवरिंग होती है। ये दो तरह की कवरिंग होती है, एक होता है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल। किसी किसी सेल्स में, किसी किसी, जैसे मान लीजिए कोई कोई है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, अलग अलग तरह के होते हैं। तो किसी किसी सेल्स में ऐसा होता है कि सेल वॉल अवेलेबल नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो सब में होगा ही होगा। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों अवेलेबल होता है। सेकेंड थिंग, जो एंटीबायोटिक्स हमारे होते हैं ना सर, एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल नहीं, एंटीबायोटिक्स, वो सिर्फ बैक्टीरिया पर ही असर करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दे लीजिए। वायरस पे असर नहीं करेंगे, फंगस पे असर नहीं करेंगे, या फिर आप प्रोटोजोआ पे असर नहीं करेंगे। ये सिर्फ असर किस पे करते हैं? सिर्फ बैक्टीरिया पे ही असर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो और ऐसी चीज़ चला रहे हो जो असर ही नहीं कर रही, तो पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। और ये एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं? ये या तो सेल मेम्ब्रेन को या सेल वॉल को कर देते हैं डैमेज। डैमेज करने की वजह से क्या होता है? ये वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं और सेल अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है। कैसे? ये जो पेनिसिलिन होता है, जो सबसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था, पेनिसिलिन, वो ऐसे ही काम करता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर देता है, तो पूरा का पूरा सेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ था एंशियंट माइक्रोब से। इसका जो दूसरा सेक्शन इवॉल्व हुआ था, जिसका नाम है आर्किया। आपने शायद कहीं सुना हो या आप कभी सुनोगे, तो आर्किया से कंफ्यूज मत होना। ये एक ही पेरेंट था जिससे दो अलग अलग तरह के माइक्रोब डेवलप हो गए। एक बन गया बैक्टीरिया और एक बन गया आर्किया। हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, आर्किया को नहीं पढ़ते, क्योंकि बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन आर्किया अभी तक कोई भी पैथोजेनिक नहीं निकला है, ठीक है। अभी तक जो भी निकले हैं वो बैक्टीरिया ही पैथोजेनिक निकले हैं। आर्किया पैथोजन बन सकते हैं, यस, लेकिन कोई भी पैथोजेनिक आर्किया फिलहाल डिस्कवर नहीं हुआ है। हो सकता है इन फ्यूचर डिस्कवर हो जाए, ठीक है। बैक्टीरिया एग्जिस्ट कैसे करता है, किस तरह से करता है? अकेले रहना पसंद करता है या ग्रुप में रहना पसंद करता है? तो सर दोनों ही चीज़ें होती हैं। अकेले भी रह सकता है और ग्रुप में भी रह सकता है। मोस्टली क्या होगा, वो ग्रुप में पाया जाएगा। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस एक खास तरह का बैक्टीरिया जो हमेशा चेन में पाया जाता है। ये जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो इस डिज़ाइन पे मिलेंगे। जब आप कल्चर प्लेट में इनको ऑब्जर्व करोगे तो ये इस चेन के डिज़ाइन में मिलेंगे, ठीक है। और स्टेफाइलोकोकस जो होगा वो अंगूर के गुच्छे की तरह पाया जाता है, मतलब गोल 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 ऐसे करके ये गुच्छे जैसा बनता चला जाता है। तो कल्चर प्लेट पे जब आप डिज़ाइन करोगे तो आपको समझ में आएगा स्ट्रेप्टोकोकस है कि स्टेफाइलोकोकस है। अगर गुच्छे जैसा है तो स्टेफाइलोकोकस है, अगर ये है तो स्ट्रेप्टोकोकस है। अब स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस क्या होता है सर? ये भी अलग अलग बैक्टीरियाज को नाम दिए गए। कौन सा नाम किस बैक्टीरिया का है, ये आपने बाद में समझना है, ठीक है। आपको कुछ बैक्टीरियाज के नाम याद करने पड़ेंगे, कुछ बैक्टीरियल डिजीज का भी नाम याद करना पड़ेगा, ताकि आप इन्फेक्शन कंट्रोल में उनसे बिल्कुल अनजान मत रहो। अब आपके लिए क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में पूछा गया था वो ये कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी और कब करी थी, ठीक है। तो उसका आंसर है लियोवेनहुक एंटन। यही वो जनाब हैं जिन्होंने टेलीस्कोप की टेलीस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी इन्होंने करी थी। और 1676, कहीं कहीं पे 1678 भी लिखा हुआ है,
इस ईयर में इन्होंने माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी करी तो माइक्रोस्कोप से ये ह्यूमन स्किन के सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, उसमें इनको ये रॉड जैसी चीज दिखाई दी जिसका नाम इन्होंने रख दिया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो वर्ड है BAK करके, BAC से हम इसको बैक्टीरिया को डिनोट करते हैं, लेकिन अगर हम ग्रीक लैंग्वेज की बात करें, ज़्यादातर मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको ग्रीक लैंग्वेज की ही मिलेगी, तो बैक्टीरिया का मतलब होता है, जो ग्रीक लैंग्वेज से है उसका मतलब है रॉड लाइक, रॉड के जैसा दिखाई देने वाला। अभी समझ में आया? मैंने जब बोला था आप इसके शेप को ध्यान दो, ये रॉड जैसा है ना, तो उसको रॉड जैसा ही नजर आया था, और रॉड जैसा नजर आने की वजह से उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? बैक्टीरिया, रॉड के जैसा दिखाई देने वाला। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो कौन सा था? वो था बैक्टीरिया। क्यों? टेलीस्कोप की बार बार टेलीस्कोप पता नहीं क्यों निकल रहा है मुझसे। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद सबसे पहले डिस्कवर कौन हुआ? बैक्टीरिया ही हुआ। तो सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा डिस्कवर हुआ? बैक्टीरिया। ठीक है, उसका नाम बैक्टीरिया क्यों रखा गया? क्योंकि ग्रीक वर्ड में रॉड जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बैक। ठीक है, तो बैक्टीरिया इस वजह से उसका नाम पड़ गया। किसने डिस्कवर किया था सर? एंटोनी वैन लीवेनहुक ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1676 में। ये डेट्स आपको याद करना इतना ज़्यादा क्रुशियल नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। ठीक है, ये कभी कभी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना नर्सिंग के, उनमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। खैर चलो, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमने बैक्टीरिया के स्पेसिफिकेशंस देख लिए, अब हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का स्ट्रक्चर है, जो हमने पहले भी आपको दिखाया है। आप यहाँ पर देखो, ये जो बीच का हिस्सा है ये है सेल, ये जो ऊपर की लेयर है ये है सेल मेम्ब्रेन। ये देख रहे हो आप, इसमें लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे। तो ये जो बीच का एरिया लेयर है ये है सेल मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर की जो लेयर है वो है सेल वॉल। जब हम एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इसी सेल वॉल को तोड़ देता है। अब अगर आपके घर की दीवार टूट जाएगी तो अंदर का हिस्सा सेफ रहेगा? कभी नहीं रहेगा। तो जैसे ही सेल वॉल टूटती है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर का साइटोप्लाज्म बाहर निकल आ जाता है और ये पूरा सेल डैमेज हो जाता है। ठीक है, देन अब हम आ जाते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स पे। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी पर पूरी की पूरी माइक्रोबायोलॉजी और पूरी की पूरी मेडिकल साइंस, फार्मेकोलॉजी सब इसी पर डिपेंड करती है। बैक्टीरिया को हम दो तरह से आपस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो उसके साइज, शेप के हिसाब से। ठीक है, शेप के हिसाब से हमारे पास कितने टाइप के बैक्टीरिया? हमारे पास 3 टाइप के हैं सर। पहला कोक्काई, बैसिलाई और स्पाइरिला। ठीक है, इसको हम कोक्कस, बैसिलस और स्पाइरलस भी बोल सकते हैं। कोकाई कौन से होते हैं? कोकाई वो होते हैं जिनका शेप क्या होता है? राउंड होता है। वो कौन से होंगे? कोकाई। गोल मटोल क्यूट क्यूट से कौन से होंगे? कोकाई। बैसिलाई कौन सा होगा? जो ट्यूब जैसा दिखाई देगा वो होगा बैसिलाई। यही वाला सबसे पहले ढूंढा गया था, इसीलिए इसका नाम बैक्टीरिया पड़ा। स्पाइरेला का मतलब क्या होता है? जो स्पाइरल जैसे होते हैं, घूमे फिरे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो कौन से होते हैं? स्पाइरल होते हैं। ये 3 मेजर कैटेगरीज है इनको डिवाइड करने की। देन सेकंड थिंग आपकी आती है ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, एक चीज आप समझो, जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई ना, तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के साथ बहुत सारे नए ऑप्शंस खुल गए। लगातार एक्सपेरिमेंट होते गए, लगातार नई नई रिसर्च होती गई और लगातार नई नई डिस्कवरी होती गई। तो एक तरीका ढूंढा गया कि हम किसी तरह से जो चीज़ हमें साफ दिखाई नहीं दे रही उसको साफ देख सकें। तो उसका क्या सिस्टम है? उसको कलर कोड कर दो। जैसे अगर हम यहाँ पर हम आपको कोई चीज़ दिखाते हैं फोटो पे, तो हम उस पर एक अलग अलग कलर का पेन चला देते हैं, तो उससे क्या होता है? वो कलर कोडिंग हो जाती है, तो साफ दिखाई देती है। इसी तरह से एक टेक्निक डेवलप करी गई जिसको कहा गया स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब दाग लगाना। स्टेन क्या होता है? स्टेन होता है दाग। स्टेनिंग का मतलब हमें किसी को दाग लगा दिया तो वो स्टेनिंग हो गई। अब किसी पे दाग लगा होगा तो अलग से नजर आएगा ना सर, बड़ी बड़ी आंखों से आप देख सकते हो उसको, हाँ इसके तो दाग लगा हुआ है बड़ा सा। ठीक है, तो यही टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी और ये दाग लगाना हमने शुरू किया। तो एक जनाब थे साइंटिस्ट, उनके नाम के लास्ट में आता था ग्राम। और मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग बिना गूगल सर्च करे कमेंट में लिखें कि इनका पूरा नाम क्या था। इन्होंने ये टेक्निक डेवलप करी कि एक तरह की डाई से, डाई मतलब मरना नहीं है, डाई मतलब वो जो हम डाई लगाते हैं, जो कलर करते हैं,
उस डाई से उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, नया तरीका निकाला कि हम बैक्टीरिया के ऊपर कलर डाल सकते हैं, पर्पल कलर का दिखाई देने लगेगा वो माइक्रोस्कोप पे, तो या फिर रेड कलर का दिखेगा या ब्लू कलर का दिखेगा, जैसा भी आपने कलर उसको करना है। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप से आप उसको देखते हैं तो आपको क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस टेक्निक को बोला गया ग्राम स्टेनिंग। क्या बोला गया इसको? ग्राम तो लिखा हुआ है, चलो ग्राम लिखा हुआ है, स्टेनिंग लिख देता हूँ। ग्राम स्टेनिंग, ग्राम्स स्टेनिंग, ठीक है। ग्राम्स स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करी गई और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। क्यों है वो भी थोड़ी देर में आपको डिस्कस करूँगा। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के अलावा एक टेक्निक और होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AFB बोलते हैं, या जील नेंसल स्टेनिंग बोलते हैं, ZN स्टेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AFB या ZN स्टेनिंग, AFB स्टेनिंग या ZN स्टेनिंग, जील नेंसल। ये प्राइमरली यूज़ करी जाती है किसमें? ये स्प्यूटम में यूज़ करी जाती है सर, स्प्यूटम में। अभी स्प्यूटम में अगर यूज़ कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है? ये है आपका, कौन सा? बताओ बताओ बताओ, कमेंट में लिख के बताओ कौन सा बैक्टीरिया इसमें। नहीं पता? ट्यूबरकुलोसिस। बलगम की जांच सबसे ज़्यादा किस में होती है? ट्यूबरकुलोसिस में होती है। तो अगर हम बलगम की जांच कर रहे हैं तो AFB स्टेनिंग और जील नेंसल स्टेनिंग किस में यूज़ करेंगे? सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने में। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है, और अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ट्यूबरकुलोसिस का। आप पेशेंट को बलगम की जांच करने के लिए बोलो, और अगर वो बलगम की जांच में AFB स्टेनिंग करने के लिए बोलो, अगर AFB स्टेनिंग या ZN स्टेनिंग पॉजिटिव है तो 100% उसको ट्यूबरकुलोसिस है सर। और ट्यूबरकुलोसिस कितना खतरनाक है ये तो आपको पता ही होगा। हमारे देश के एक महान 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 टाइप के, क्या ही बोलूँ उनको, जिन्होंने एक नया देश बना दिया जो हमारा पड़ोसी और हमारा रोज का सिरदर्द है, जिसका नाम है पाकिस्तान। इसको बनाने वाले मिस्टर जिन्ना ट्यूबरकुलोसिस से मरे थे, पता है आपको? नहीं पता तो आप इसको थोड़ा सा गूगल करिएगा। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद जिस देश को इन्होंने आज़ाद करने के लिए कई सारे लोगों का खून कर दिया, बहुत सारे लोगों का नुकसान किया, इनको ट्यूबरकुलोसिस था। और उस ज़माने में ट्यूबरकुलोसिस का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, इनको मरना ही था। लेकिन जिन लोगों के लिए इन्होंने इतना ज़्यादा खून खराबा किया, उन्होंने इनको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया, एम्बुलेंस में जानबूझकर कम पेट्रोल डीजल डालकर इनको भेज दिया गया था ताकि रास्ते में डीजल खत्म हो जाए और ये रास्ते में ही मर जाए। इसीलिए बोलते हैं कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कर्म अच्छे होंगे तभी आपको फल अच्छा मिलेगा, अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपको कभी फल अच्छा नहीं मिल सकता। इन्होंने बहुतों को बेवजह मारा, इसी तरह से ये भी बेवजह मारे गए। खैर चलो, अभी हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग करने पर दो ही कैटेगरीज बनती हैं, या तो वो ग्राम पॉजिटिव होगा या फिर ग्राम नेगेटिव होगा। इन दोनों का इम्पोर्टेंस ये है सर कि जो हमारी एंटी माइक्रोबियल होते हैं ना, एंटीबायोटिक्स, वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव पर और ग्राम नेगेटिव पर। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दोनों पे काम करे। हो सकता है वो सिर्फ इस पर काम करे, या हो सकता है वो सिर्फ इस पर काम करे और दूसरे पे टोटली बेअसर हो जाए। इसलिए अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अवेलेबल है तो हम वही एंटीबायोटिक चूज करेंगे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर असर करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेनिंग के बेसिस पर हमारा पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट है। सबसे ज़्यादा क्या होता है मेडिकल ट्रीटमेंट में? बैक्टीरिया ही तो होता है सर। वायरस तो कम होता है, फंगस भी कम होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे ज़्यादा दवा कौन सी यूज़ करी जाती है? एंटीबायोटिक। इसी की वजह से एंटीबायोटिक अब्यूज़ भी हो रहा है, बहुत सारी गाइडलाइंस भी निकल रही हैं। तो पूरा का पूरा हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो ट्रीटमेंट है वो किस पे आके रुक गया? वो आके रुक गया ग्राम स्टेनिंग पर, ठीक है। इसलिए हमें इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने इस पर इतना टाइम स्पेंड किया। अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज के नाम लिखे हुए हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैं चाहता हूँ आप एक बार मेरे साथ बोलें ताकि ये जो नाम है ये आपकी ज़बान पे चढ़े और आप उसको बोलने में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। पहला है लैक्टोबैसिलस, बोलिए लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। दूसरा है बैसिलस,
तीसरा है लिस्टीरिया, लिस्टीरिया, लिस्टीरिया। चौथा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑरियस तो छोड़ दो, इस स्टेफाइलोकोकस एक क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, अलग अलग नाम है। पहले पहले आप नाम ले लो, स्टेफाइलोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। देन एंटेरोकोकस। अभी आप देख रहे हो इन तीनों के नाम के लास्ट में कोकस लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना सर, तभी तो लास्ट में कोकस लगा हुआ है, नहीं तो एक जैसा नाम कैसे होता, कुछ तो अलग होता है इसमें। इसकी डिटेल में जाने के लिए माइक्रोबायोलॉजी पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, उस पर अभी हम फिलहाल नहीं जा रहे। एंटेरोकोकस। फिर आता है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम। अब हम ग्राम नेगेटिव पे आ जाते हैं सर। सबसे पहला तो आप ग्राम नेगेटिव याद कर लो सर, ई कोलाई। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है काउटी, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है ई कोलाई। सबसे ज़्यादा यही पाया जाएगा, तो आप हमेशा याद कर लें ई कोलाई, ठीक है। दूसरा साल्मोनेला। साल्मोनेला का पूरा नाम अगर बोलेंगे तो साल्मोनेला टाइफाई है, टाइफाई से टाइफाइड बना है, तो टाइफाइड का बैक्टीरिया कौन सा है, साल्मोनेला टाइफाई। इस तरह से हम याद करने की कोशिश करते हैं, सबको नहीं कर सकते। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। सूडोमोनास, सूडोमोनास भी काफ़ी कॉमन मिलेगा। फिर आता है क्लेप्सिएला। किसी आप लोग जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी से बिलोंग करते हैं उन्होंने क्लेप्सिएला सुना होगा, इसके आगे सुना होगा निमोनिया, क्लेप्सिएला निमोनिया। तो निमोनिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मेनली कौन होता है, क्लेप्सिएला होता है। तो ये कुछ प्राइमरी बैक्टीरिया के नाम हैं। कितने बैक्टीरिया होते हैं उनकी तो लिस्ट इनफाइनाइट है, सारे नहीं याद कर सकते। हम फिलहाल स्टार्टिंग में इतने नामों से फेमिलियर हो जाते हैं, फिर हम इसमें अलग अलग चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। आई होप कि अभी तक आपको ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, AFB स्टेनिंग और ZN स्टेनिंग और बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये सारा समझ में आ गया होगा। बैक्टीरिया का साइज, बैक्टीरिया का शेप, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैसेज करके। अब हम आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जिस पे हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा होमवर्क करें और होमवर्क करके इसका रिप्लाई दें। यहाँ पर कुछ मोस्ट डेडली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लिखे हैं सर। डेडली का मतलब जानलेवा, यानी कि इंडिया में बहुत सारे लोग जिनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, वो इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मारे जाते हैं। सोचो, सोच कर देखो, जिसमें से एक हम आपको बताएंगे निमोनिया और दूसरा बताएंगे ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का एक क्लासिक एग्जाम्पल तो मैंने बताया, मोहम्मद अली जिन्ना, वो ट्यूबरकुलोसिस से मारे गए। निमोनिया आपको पता है सर, जो बेबीज होते हैं यानी कि न्यूबॉर्न है या इन्फेंट है, 1 से लेके 5 साल तक की एज वाले जो बेबी हैं, ये सारे बेबीज जो डेथ हो जाती है उसमें प्राइमरी कॉज होता है निमोनिया का। आप सोच कर देखो, आज की डेट में इतनी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होने के बावजूद हमारे यहाँ के बच्चे किस चीज़ से मर रहे हैं, निमोनिया से मर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितनी गलत बात है, ठीक है। और इसका प्राइमरी कॉज क्या है, निमोनिया से हमारे न्यू बॉर्न्स की डेथ होने का, इसका प्राइमरी कॉज सिर्फ एक ही है, क्या है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। लोगों को पता ही नहीं है कि निमोनिया से बचना कैसे, निमोनिया होता क्या है, सबको होता है निमोनिया का। मैं अभी आगे, जब हम आगे इन्फेक्शन कंट्रोल पे और आगे बढ़ेंगे तो हम इन सारी डिजीजेस में से ज़्यादातर के आपको एक्सरे दिखाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको क्या दिखाऊंगा, निमोनियल पैच। एक्सरे में जब निमोनिया होता है किसी पेशेंट को, उसका पैच कैसा नज़र आता है, ट्यूबरकुलर रिंग, जो ट्यूबरकुलोसिस होगा उसकी रिंग बन के आएगी एक्सरे में, हम ट्यूबरकुलर रिंग दिखाएंगे। इन चीज़ों की आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे, कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें हम दिखाएंगे आपके पास ये कौन सा बैक्टीरिया अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया आए हैं, ब्लड कल्चर रिपोर्ट में कोई सा आया होगा, कहीं का स्वैब कल्चर किया होगा, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और इसमें एक चीज़ और मेंशन है, MRSA इन्फेक्शन। MRSA का मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अभी हमने नाम पढ़ा ना, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और ऑरियस आ रहा था बाद में। तो MRSA एक अलग से चैप्टर है CDC की वेबसाइट पे। आप CDC की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे चेक करो, MRSA इन्फेक्शन अलग से दिया हुआ एक पूरा का पूरा पेज है उसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा होमवर्क ये करें कि मुझे बताएं
इन सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? मतलब ये कि ट्यूबरकुलोसिस जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम क्या है सर? आप मेंशन करो, मुझे कमेंट पे लिख के भेजोगे कि टीबी का ऑर्गेनिज्म ये है, टेटनस का ऑर्गेनिज्म ये है। डिजीज़ का नाम लिखकर ऑर्गेनिज्म लिख के भेजना मुझे, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा आप कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, ठीक है? न्यूमोनिया का ऑर्गेनिज्म ये है, उसका नाम ये है। सूडोमोनास से कोई इन्फेक्शन है। कॉलरा में कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलरा बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, सीएचओ पे काम कर रहे हैं, उनको पता होगा कॉलरा बहुत ज़्यादा फैलता है, ठीक है? तो आप मुझे ऑर्गेनिजम्स बताओगे कि इन डिजीज़ का कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये आप मुझे कमेंट पर लिख के बताएंगे। ये आपका होमवर्क है और कल इसी का आगे हम प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे और उस पर हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने बैक्टीरिया पे डिस्कस किया है। एक चीज़ प्लीज़ मेक श्योर, ये डिटेल्ड डिस्कशन नहीं है। मैं यहाँ आपको माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको इन्फेक्शन कंट्रोल समझा रहा हूँ कि आपने इन्फेक्शन से बचना कैसे है, ठीक है? हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल को कैसे रोकना है, सॉरी इन्फेक्शन कंट्रोल को नहीं, इन्फेक्शन को कैसे रोकना है, इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे करना है। इसलिए मैं माइक्रोबायोलॉजी की डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन होता कैसे, क्या चीज़ है। इस वजह से ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर कोई अगर ये कहना चाहता है कि सर आपने ये चीज़ें तो छोड़ दिया, ये तो बताया नहीं, वगैरह वगैरह नहीं, तो आप उसको कमेंट में मुझे डाल दो। अगर मुझे लगेगा कि हमारे आगे की क्लासेस में उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, ज़रूरी है, तो मैं उसको ज़रूर किसी लेक्चर में ऐड कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं हमारी पूरी सीरीज़ में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, अलग से इसको बताने की ज़रूरत है, तो मैं अलग से बताने की भी कोशिश करूँगा। तो आज हमारा बैक्टीरिया में इतनी ही चीज़ें थी। कल हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कल हम वायरस की बात करेंगे। जीवाणु सर हमारे कल भी अवेलेबल होंगे हमारे साथ, इनके साथ बैठकर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद जब हम ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासेस ले लेंगे, फिर हम आएंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन पे। तब बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी। चेन ऑफ इन्फेक्शन जब पढ़ेंगे तब आपको बड़ा मज़ा आएगा। तब तक के लिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दो, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 8765597898 पे। और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि सर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम में आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, या आपके यहाँ कहीं पे ऑडिट है, उस ऑडिट में आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, या किसी ऑडिट में कोई एनसी आ गई जो आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो, तो इन चीज़ों के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मोस्ट वेलकम। ध्यान लगा के पढ़ते रहिए, समझते रहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल सीरीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आगे क्लासेस जैसे जैसे समझते जाएंगे इंटरेस्टिंग होती जाएगी। एक चीज़ बस आपने ध्यान रखना है कि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो आप बेसिक क्लियर कीजिए। अगर आपको वीडियो 2 बार 3 बार देखना पड़ रहा है तो भी आप देखिए, और अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय।